Subprabhat everyone. Students, in this video we are going to discuss for class 12th lesson number 3rd Journey to the End of the Earth by Kisani Doshi. This lesson has some features that matches with the lesson that you have read in your 11th standard, The Silk Road by Nick Middleton, because that was also a travelogue and this is also a travelogue. वो भी एक यात्रा वृत्तांत था, ये भी एक यात्रा वृत्तांत है. In that lesson, Nick Middleton want to explain the beauty of the hills in the form of Kora. वो जब माउंट कैलाश पे जाके जो एक पूरी परिक्रमा करके आते हैं, वहां पे जाने तक जो हिली एरिया की ब्यूटी उसने पहले कहीं से सुनी थी, पढ़ी थी, उस चीज को देखने के लिए वो गया था और उसको उसने एक्सप्लेन किया और उसमें उसने बताया था कि कहीं न कहीं अब लैकुना है, जैसा उसने पहले सुना था ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इसी प्रकार किसानी दोषी एक राइटर, एक डांसर और एक एडिटर, प्रोलिफिक राइटर है, बहुफलदायक है, मीन्स जिसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हो. वो एक ऐसे राइटर है जिसको एक अपॉर्चुनिटी मिली अंटार्कटिका की यात्रा करने की और उस अपॉर्चुनिटी को उसने कैसे भुनाया, इसके अंदर वो हमारे को बताती है कि उसकी अंटार्कटिका की यात्रा कैसी रही, वहां पे उसने किन किन चीजों को फील किया. इसमें वो अंटार्कटिका पे कैसे जाती है, एक रशियन वेसल, रिसर्च वेसल है जिसके ऊपर उसको जाने का मौका मिलता है, जिसका नाम एकेडमिक सोकोलस्की है, और उसके ऊपर कौन, एक जॉब ग्रीन नाम का व्यक्ति है जो कि लेके जाता है, कैनेडियन एडवेंचर एडुकेटर है, वो लोगों को लेके जाता था. इसी प्रकार किसानी दोषी को भी वहां से अपॉर्चुनिटी मिली और वो उसके साथ जाती है. तो इस लेसन के अंदर उसने अपनी जो जर्नी है, यात्रा है, कहाँ की, अंटार्कटिका की, उसके बारे में बताया है. लेकिन उसके बाद, उस यात्रा के बाद वो की कंक्लूजन पे पहुंची है, कि निश्चय पे पहुंची है, उसने हमारे साथ शेयर किए हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस लेसन. सो स्टूडेंट्स, टाइटल जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ सकते हैं. एक तो अंटार्कटिका जो हमारा है, वहां तक अगर आप देखते हैं तो होरिजन ऐसे लगता है कि जैसे मिल गया और धरती का अंत आ गया. दूसरा ये है, अंटार्कटिका के ऊपर जब वो गई, वहां उसने बर्फ को पिघलते हुए देखा, इकोसिस्टम के अंदर इम्बैलेंस देखा, उसके कारण उसने ये कहा कि कहीं न कहीं इंसान का जो अंत है उसके संकेत आ रहे हैं. अगर यहाँ पे आप जाते हैं तो यहाँ से आपको धरती के अंत तक की, मीन्स बिगिनिंग से और एंडिंग तक, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों कंडीशन यहाँ पे आप जाके महसूस कर सकते हैं. स्टूडेंट, इस लेसन के अंदर जो हमारे थीम रहेंगे, एक बार हम उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं. पहला थीम हमारा क्या था, मैनर इन विच जियोलॉजिकल फिनोमिना इनेबल अस. ये बताता है कि किस प्रकार से जियोलॉजिकल, धरती के ऊपर जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए, इनेबल अस हमें बनाता है टू ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. अंटार्कटिका की यात्रा करके हम मानवता का जो इतिहास है उसके बारे में वहां से प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं वहां से, क्योंकि जो आइस शीट है उसके अंदर कार्बन बहुत ज्यादा स्टोर्ड है और उस कार्बन डेट के द्वारा, जो कार्बन डेटिंग 14 होता है, उसके द्वारा हम किसी भी चीज की एज वगैरह को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो वहां पे कार्बन की बहुत सारे लेयर हैं जिनसे हम अपने इतिहास के बारे में अपने आप को उससे जोड़ सकते हैं, जान सकते हैं. दूसरा था वे इन विच लैंडमार्क्स एंड कंट्रीज आर फॉर्म्ड. दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो ये बताता है कि किस प्रकार से जो लैंडमार्क्स और कंट्रीज हैं उनका जन्म हुआ है, वो राइज हुए हैं, किस प्रकार से उनको ये रूप मिला है. स्टूडेंट्स, पहले ऐसा कहा जाता है कि धरती के ऊपर अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड थे. तो जो गोंडवाना लैंड है वो एक अकेला था और उसको हमने उस टाइम पे, फिर जब सारे के सारे की सिंगल फॉर्मेशन है, तो उसको नाम दिया गया पेंजिया. क्या नाम दिया गया, पेंजिया. स्टूडेंट्स, पेन जहां पे अपना सफिक्स लग जाता, प्रीफिक्स लग जाता है, और जिया यहाँ पे हमारा सफिक्स है. तो पेन का मतलब होता है वोल, कंप्लीट. क्या होता है, वोल या कंप्लीट. जिया यहाँ पे जियोलॉजी या अर्थ से रिलेटेड है. कंप्लीट अर्थ, पहले जो हमारे, अब हम 7 कॉन्टिनेंट देखते हैं या इतने डिफरेंट 217 के नियर अबाउट जो नेशंस हैं इस अर्थ के ऊपर, वो पहले इकट्ठे ही एक लैंड मास के रूप में थे जिसको पेंजिया कहा गया. लेकिन अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके कारण और दूसरे चेंजेस के कारण धीरे धीरे वो अलग होते गए और इस प्रकार से जो आज हम देखते हैं हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स, उनकी फॉर्मेशन हुई. इसके बारे में भी हमारे को इस लेसन में बताया गया. अब
मैसेजेस देखिए स्टूडेंट्स, ये लेसन हमारे को बड़े अच्छे मैसेज देता है। अगर इंसान को कंटिन्यू रहना है, अपना वर्चस्व बनाए रखना है, अपनी प्रेजेंस बनाए रखनी है अर्थ के ऊपर, तो इन चीजों के ऊपर उसको ध्यान देना होगा, काम करना होगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब इंसान भी इस धरती से डायनासोर की तरह एक्सटिंक्ट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। पहला क्या आया था, इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एंडेवर टू डोमिनेट नेचर। इंसान का एंडेवर होता है प्रयास, एफर्ट्स, जो हम प्रयास करते हैं कि अर्थ को, नेचर को हम डोमिनेट करें, उसके ऊपर अपना अधिकार जताएं। और हम सोचते हैं कि मैन इज द मास्टर फॉर द होल थिंग एंड ही कैन कंट्रोल एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज बेनिफिट्स। अपने फायदे के हिसाब से हर चीज को मोल्ड कर सकता है, यूज कर सकता है। जैसे जानवरों को चिड़ियाघर में बांध रहा है, बंदी बना रहा है केजेस के अंदर, बहुत सारा डिफोरेस्टेशन कर रहा है, बहुत ज्यादा उसने इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश कर दी हैं, और उसके कारण हम नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिस वजह से हमारी मदर अर्थ कमजोर हो रही है। जैसे आप 11th स्टैंडर्ड के अंदर एक लेसन पढ़ के आए होंगे, द एलिंग प्लेनेट ग्रीन मूवमेंट्स रोल। उसके अंदर मदर अर्थ को एक ह्यूमन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, और उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिफोरेस्टेशन। और हमारा जो इकोसिस्टम है उसके अंदर से एक आध चेन को हम रिमूव कर रहे हैं। तो उसके ऊपर कि इंसान को अभी टाइम है कि वो जाग जाए, अवेयर हो जाए। अगर वहां की यात्रा करेगा तो उसको कंप्लीट कंक्रीट प्रूफ मिलते हैं। दूसरा, लैक ऑफ बायोडायवर्सिटी। अब हमारे जो कदम है, हमारे एक्टिविटीज हैं, उनके कारण हम बायोडायवर्सिटी को, जो जैव विविधता है, उसको धीरे धीरे स्पॉइल कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और वो हमारे विनाश की तरफ एक संकेत करेगी। इंपोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द अर्थ इन्वायरमेंट। अब हमें ये बताता है कि अगर हमने रहना है तो अर्थ के इन्वायरमेंट को हमने दोबारा से हेल्दी बनाना होगा, स्वस्थ बनाना होगा, नहीं तो हम अपने आप को एक खतरे में डाल रहे हैं। वी आर इन्वाइटिंग द unforeseen dangers towards us that may extinct us from this earth and we may be banished due to our bad deeds or activities. Arrangement of small things give huge results. Students, ये हमारी जिंदगी में हर स्टेज पे काम आएगा कि छोटी छोटी चीजों को आप ठीक करते जाइए, बाद में उसके आपको बहुत बड़े अच्छे परिणाम मिलते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। आपकी जिंदगी के अंदर आप छोटे छोटे कामों को अगर अंजाम देंगे, सपोज कीजिए आपको जल्दी उठना है, उठ के अपने माता पिता को प्रणाम करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, फ्रेश होना है, पढ़ना है, तो छोटी छोटी ही बातें हैं, लेकिन वो छोटी छोटी बातें बाद में आपको एक महान व्यक्तित्व के रूप में लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो इस लेसन में हमारे को बताया है कि जो छोटी छोटी चीजें हैं, हमको ये लगता है ये किस काम की, इससे क्या होगा, तो अगर उन चीजों को हम देखभाल करेंगे तो अर्थ को बचाने में, हमारे को बचाने में बहुत अच्छे हमारे लिए वो फ्रूटफुल होंगी, लाभदायक होंगी। अब इस लेसन को स्टूडेंट्स नरेटर ने, ऑथर ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट में उसने क्या बताया है, अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी। उसकी यात्रा की शुरुआत कैसे होती है, उसके मन में इच्छा जगी कि वो कहाँ पे जाए, अंटार्कटिका पे जाए, क्योंकि उसने पूरे के बारे में बताया है कि हमारी अर्थ के ऊपर पहले जब गोंडवाना अकेला था उस टाइम पे बहुत ज्यादा फ्लोरा और फौना थे, मतलब और जीव जंतु थे और पेड़ पौधे बहुत ज्यादा थे, नेचर बहुत ज्यादा थी। और उस टाइम पे यहाँ पे जन्म हुआ किसका, डायनासोर्स का। लेकिन कुछ नेचुरल जो चेंजेस आए उनको शायद अडॉप्ट नहीं कर पाए, स्वीकार नहीं कर पाए, और उसके कारण उनका एक्सटिंक्ट हो गया से। और उसके बाद मैमल्स मींस इंसान, हम और दूसरे जीव जंतु, उनका राइज हुआ। और उस राइज के बाद वो कैसे इन चीजों को अफेक्ट कर रहा है उस चीज के बारे में बताया। तो पहले में उसने बताया अबाउट द जर्नी, यात्रा स्टार्ट फ्रॉम चेन्नई या मैड्रास, जो पुराना नाम था, आजकल मॉडर्न नेम इसका चेन्नई हो गया है। वहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की एंड द लोकेशन वाज 13.9 डिग्री। अब हमारी अर्थ के ऊपर डबल लाइन हमने बना रखी है स्टूडेंट्स, एक तरफ ये ऐसी है लैटिट्यूड और एक तरफ लॉन्गिट्यूड है। जो लेटी हुई है उनको हम लैटिट्यूड कहते हैं और जो स्टैंडिंग है उनको हमें लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इनसे किसी भी व्यक्ति की लोकेशन या प्लेस की लोकेशन को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इमेजिनरी लाइन है। और वहां पे जाते हुए उसने अंटार्कटिका तक पहुंचने के लिए कहां से, मैड्रास से जो यात्रा शुरू की है, यहाँ से 9 टाइम जोन को स्टूडेंट्स उसने पास किया। टाइम जोन क्या होता है, किसी देश की जो लोकेशन होती है उस लोकेशन के अकॉर्डिंग जो इधर से राइजिंग
कंडीशन है। और लास्ट पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक सूर्य की किरणों को आने में काफी टाइम लग जाता है, इसलिए यहाँ पे और यहाँ पे टाइम में वेरिएशन ना हो। इन दोनों के मीडिएटर जो मध्य में है एक लाइन मान ली जाती है जहां से दोनों का टाइम शुरू होगा, ये थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे और ये थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। इस प्रकार से वहां के टाइम के लिए जो एक मेन लाइन बीच की लाइन होती है उसको हम टाइम जोन कहते हैं। तो 9 टाइम जोन मतलब अलग अलग जगह पे टाइम जोन बदले। रशिया की जो हमारे से ज्यादा जियोलॉजिकल कंडीशन एक्सपेंस ज्यादा है, इस वजह से अकेले रशिया में 9 टाइम जोन है, 11 टाइम जोन है स्टूडेंट्स। 6 चेक पॉइंट्स और 6 जगह ऐसी आई जहां पे उनका प्रॉपर चेकअप किया गया कि भाई कोई चीज ऐसी वैसी तो नहीं है। 3 बॉडीज ऑफ वाटर और पानी की जो 3 हमारी वाटर बॉडीज है ह्यूज इन द फॉर्म ऑफ ओशियंस, उनको पास किया एंड इकोस्फीयर और बहुत सारे इकोस्फीयर को। एंड एट लास्ट by the traveling of 100 hours she was capable to reach on the Antarctica। उसको 100 घंटे लगे अपने घर से, चाहे वो कार में गई है, चाहे प्लेन से गई है, चाहे ट्रेन से गई है या उस शिप के ऊपर उसने टाइम लगाया 100 आवर्स का उसको टाइम लगा है। वो किस पे गई थी? रशियन रिसर्च वेसल। ये एक रिसर्च वेसल है जिसका नाम एकेडमिक सोकोलस्की है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि एकेडमिक सोकोलस्की जो कि एक रशियन रिसर्च वेसल है और उसके अंदर वो स्टूडेंट्स को पहले वो ग्रेट पर्सनालिटी जो एमिनेंट थे उनको लेके जाता था, लेकिन वहां से उसको जो रिजल्ट थे वो मन माफिक नहीं मिले, उसकी इच्छा अनुरूप नहीं मिले। तो उसके बाद उन्होंने स्टूडेंट्स ऑन आइस के नाम से एक प्रोग्राम को लॉन्च किया और अब उन्होंने स्टूडेंट्स को वहां पे ले जाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्यूचर पॉलिसी मेकर हैं और उनकी हेल्प से वो नए नए जो पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं और मन माफिक वहां से चेंज या रिजल्ट वो ले सकते हैं। अब पार्ट नंबर 2 के अंदर पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जो हिस्से हैं, कैसे इतिहास के पन्ने बदले हैं और हमारा एग्जिस्टेंस हुआ है, हमारा राइज हुआ है, हमने कैसे यहाँ पे अर्थ के ऊपर अपने पांव जमाए हैं। बिफोर ह्यूमन इवोल्यूशन अंटार्कटिका वाज अ पार्ट ऑफ ह्यूज ट्रॉपिकल लैंड मास कॉल्ड गोंडवाना। हमारे राइज से पहले, मानव की क्रांति से पहले अंटार्कटिका एक पार्ट था किसका? ह्यूज ट्रॉपिकल लैंड मास, बहुत बड़े जमीन के टुकड़े का, कोल्ड गोंडवाना, जिसको गोंडवाना कहा गया है। फ्लोरिस्ड, वो बहुत ज्यादा फला फूला, उसके ऊपर नेचर प्रकृति अपने एक पीक पे अपेक्स पे पहुंचे 500 मिलियन ईयर्स अगो। ये इतने साल पहले की बात है कि गोंडवाना अच्छे से भरपूर था, उसके ऊपर प्रकृति अबंडेंस में थी। अब यहाँ पे बायोलॉजिकल चेंजेस हुए, फ्लोरा और फाउना मींस नेचर, पेड़ पौधों के अंदर, जियोलॉजिकल चेंजिंग कॉन्टिनेंट्स, अब वो एक था, धीरे धीरे जो टेक्टोनिक प्लेट बार बार टकराती गई और उसके अलग अलग टुकड़े होते गए और उसके बाद वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बदल गया। एंड जियोग्राफिकल क्लाइमेटिक चेंजेस, कभी बारिश है, कभी गर्मी है, कभी ठंड है, अलग अलग ये चेंजेस हुए, गिव इट टुडेज फॉर्मेशन। और ये सब चेंज होने के कारण आज के दिन जो उस टाइम पे अंटार्कटिका था वो क्या था, और आज के दिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओनली वी कैन से द ह्यूज ice sheets present there. The whole out of 190% of ice sheets are present on Antarctica. Students, लेकिन हमारे लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। एक प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग 2100 तक 2100 तक सेट्स मल्टीप्लीकेशन 6 गुना की गति से जो आइस शीट्स हैं वो पिघ लेंगी, क्योंकि ड्यू टू द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर, जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके कारण उसके ऊपर इफेक्ट होगा और वो आइस मेल्ट होनी शुरू हो गई है जो बहुत ज्यादा गति से है। वहां से एक हिमखंड बहुत बड़ा जो था वो भी पिघल चुका है और वहां पे वो बैरन एरिया बन चुका है। तो गिव राइज टुडेज फॉर्मेशन, वो आज का रूप है। डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ हिस्ट्री, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, जो व्यक्ति वहां जाता है उसको वहां जाने के बाद हमारी मदर अर्थ की जो डीपर गहराई से हम पढ़ सकते हैं कि उसका इतिहास कैसा रहा है, कि शुरू में अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, धीरे धीरे वो ठंडी होती गई, फिर उसके ऊपर पेड़ पौधे उगे, फिर उसके बाद और जीव जंतु आए, इस प्रकार से कैसे वो गए और कैसे इंसान का राइज हुआ, कैसे इन्वायरमेंट में हुआ। तो ये सारी चीजें नो फीचर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, और उस समय तक यहाँ पे मानवता का राइज नहीं हुआ था, उदय नहीं हुआ था। हमारे को कोई भी निशानी ऐसी नहीं मिलती जो ये बताए कि उस समय पे मानवता का एग्जिस्टेंस था, अस्तित्व था। चेंज इन इकोलॉजी अ डेंजरस साइन टू अस, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही हमारा राइज हुआ है
उसके कारण इकोलॉजिकल हमने इम्बैलेंस कर दिया है, उसको इकोलॉजी को हमने बिगाड़ दिया है, जिस वजह से वो हमारे लिए खतरे का संकेत है कि यह इंसान अभी जाग जा समय है, नहीं तो तेरे को भी डायनासोर की तरह यहाँ पे एक वर्ल्ड क्रिएट करके जाना पड़ेगा। और अगर हमने इसको बचाना है तो उसी लेसन को मैं फिर से रेफरेंस दूंगा द एलिंग प्लेनेट ग्रीन मूवमेंट रोल का। उसके अंदर हमारे को बताया गया था कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट करना होगा। स्टूडेंट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? ऐसे डेवलपमेंट जिसके अंदर हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक ऐसे रेशो में यूज करें कि उसका हमारी नेचर के ऊपर, अर्थ के ऊपर, इकोलॉजी के ऊपर कोई भी डिवास्टेटिंग डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ना पड़े और हम भी धीरे धीरे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। जैसे अब हमने जो फ्यूल यूज करते हैं उससे भी कार्बन एमिशन होता है, चाहे वो पेट्रोल के रूप में, डीजल के रूप में या ईंधन के रूप में जो हम लकड़ी को जलाते हैं, उनकी जगह पे अगर हम सोलर एनर्जी को यूज कर रहे हैं तो उसके कारण किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सूर्य को तो चमकना ही है और वहां से एनर्जी लेके आगे बढ़ेंगे तो हमारी मदर अर्थ यों की यों रहेगी और कार्बन एमिशन पे हम कंट्रोल कर पाएंगे। उसके बाद उसने बताया ह्यूमन इम्पैक्ट। इंसान को इस क्लॉक के ऊपर, जियोलॉजिकल जो क्लॉक है धरती का, उस पे आए हुए मात्र ओनली 12,000 ईयर्स हुए हैं, जो उस क्लॉक के रेशो में नाम मात्र है, मिनिमम है, एक बिल्कुल लेस है, लेकिन दैट कॉज अ ट्रिमेंडस इम्पैक्ट। हमारे अस्तित्व के कारण हमारे को हम कहते हैं वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड एंड ही हैज गिवन अस द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग और अप्लाइंग। उन चीजों को सोचने की, विचार करने की शक्ति भी है, लेकिन इंसान को मे बी ही बिकेम द इगोइस्ट एंड ही वांट टू harass all the natural things for his own benefits. That's why devastating effects are implemented on the earth. धरती के ऊपर खतरनाक परिणामों को अपने आप लागू करता जा रहा है, only and only for his own benefits, अपने फायदे के लिए। और उसके अंदर सबसे बड़ा the biggest contribution in that natural imbalance is population explosion. हमारी अर्थ के अंदर जो भी प्रॉब्लम आ रही है उन सब के लिए सबसे बड़ा जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि जो जनसंख्या विस्फोट हुआ है, क्योंकि जनसंख्या होगी तो उसको रहने के लिए, खाने के लिए, अपनी जिंदगी को सही बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी और वो सारा का सारा बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा? हमारी मदर अर्थ के ऊपर पड़ेगा। स्टूडेंट, इसके अंदर एक सिंपल सी थ्योरी है जिसको हम लागू कर सकते हैं कि एक घर के अंदर कमाने वाला एक आदमी है और खर्च भी उसको 2 आदमियों पे ही करना है, तो शायद वो उनका ठीक ढंग से काम चला पाएगा और वो उनको अच्छी परवरिश देगा। लेकिन कमाने वाला एक आदमी और उसकी सैलरी उसी के बराबर है, लेकिन दूसरे आदमी के घर में 12 कैंडिडेट हैं, तो आप समझ सकते हैं उनके बाटे ऑटोमेटिक कम आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगी तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है और मिलता कम है, जिस वजह से हम फिर उसका शोषण करते हैं और अर्थ के ऊपर एक बर्डन बन जाते हैं। जैसा उसी लेसन का फिर रेफरेंस आ गया है कि एलिंग प्लेनेट ग्रीन मूवमेंट रोल का, जिसमें कहा गया है मोर पीपल डजंट मीन मोर वर्कर, मोर पीपल मीन्स मोर पीपल विदाउट एम्प्लॉयमेंट, बिना काम के, बिना जॉब के। तो इसलिए हमने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करना होगा ताकि हम जो कम लोग होंगे उनकी जीविका को अच्छे से बना सके और अर्थ के ऊपर बर्डन हम अपने लिए कम स्पेस रखें और नेचर को बराबर में उतना ही स्पेस दें। हाफ अ मिलियन ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स, अब अंटार्कटिका के ऊपर ये जो कार्बन रिकॉर्ड्स मिले हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड आउट आवर एग्जिस्टेंस, आवर राइज। The theory of evolution can be find out with the help of it. The Student on Ice program by a Canadian adventurer educator known as Geoff Green. इस व्यक्ति ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है The Students on Ice. इस प्रोग्राम के तहत according to this program he want to make the students aware because according to him the students are future policy maker. Students जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ने के बाद आप में से कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई राजनेता या कोई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाएगा, आईएएस आईपीएस बनेगा, तो जब आप बनेंगे तो आप अलग अलग पॉलिसीज गवर्नमेंट को सजेस्ट करेंगे, वो इम्प्लीमेंट होंगी। अगर आपने किसी चीज को फेस किया है कि उसके कैसे इफेक्ट हैं, कैसे रिजल्ट आते हैं, अगर आपको बुरे लगते हैं तो आप उसको अवॉइड करेंगे, अच्छे लगते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जब वहां पे जाएंगे और वहां जाके अपनी आंखों से उस चीज को महसूस करेंगे। स्टूडेंट, अगर आपके घर में चूल्हा जल रहा है, गैस का जो ओवन है वो ऑन है,
आप देखेंगे कि उसके जितने नजदीक जाएंगे उतनी ज्यादा हीट होगी, जितने दूर होंगे उतनी ही कम होगी। इसी प्रकार जब हम अंटार्कटिका की विजिट करते हैं, यात्रा करते हैं, तो वहां जाने के बाद हमें अपनी आंखों के सामने हमारे जो काम किए जा रहे हैं उनके क्या इफेक्ट आ रहे हैं, कैसे वहां से आइस मेल्ट हो रही है, कैसे और हम फूड चेन को वहां से एक रिमूव कर रहे हैं एक स्टेप को, वो सारी की सारी चीजें वहां पे नजर आती हैं। तो जो पहले बड़ी बड़ी एमिनेंट पर्सनैलिटीज को लेके जाता था जो रिटायर्ड थे, लेकिन वहां से उसको कम आउटपुट मिला, क्योंकि जो ओल्ड एज पर्सनैलिटी है वो इतना जोश के साथ, इतना जुनून के साथ काम नहीं कर पाता, वो सरेंडर कर देता है। लेकिन जो युवा होता है, यंग ब्लड होता है, वो पूरे जोश और जुनून के साथ काम करता है और उसका जोश और जुनून हमेशा रंग लेके आता है अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में काम लगाया जाए, सही प्रॉपर उसको चैनलाइज किया जाए। द स्टार्क प्रूफ, और उन बच्चों को वहां पे जाके, स्टार्क होता है हार्ड, कठोर उनको प्रमाण दिए गए, प्रूफ दिए गए हैं। ओ किसके? ग्लोबल वार्मिंग। वहां जाके उन्होंने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग द बिगेस्ट थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी इज क्रिएटिंग a big world on the Antarctica due to the melting of huge glaciers और ice sheets. अमेजिंग डिस्प्ले ऑफ फूड चेन, और वहां पे दिखाया गया कि जो फूड चेन हम छोटी छोटी चीजों का आया था कि अरेंजमेंट ऑफ स्मॉल थिंग्स कैन गिव ह्यूज रिजल्ट्स। वहां पे जो छोटे छोटे सिंगल सेल्ड एनिमल हैं उनको ये कहा जाता है किस काम के, लेकिन वो क्या करते हैं, जो सन रेज आती हैं उनके द्वारा फोटो सिंथेसिस जो इफेक्ट है उसको लागू करते हैं और उनके कारण वो सी के जितने भी क्रिएचर हैं, समुद्र के, ओशियन के, उनको वो भोजन प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन अगर हमारे इन्हीं कामों के कारण जो हमारी ओजोन लेयर है उसके अंदर जो होल हो चुका है वो और ज्यादा हो गया, तो यूवी रेज जो अल्ट्रावायलेट रेज है काफी हॉट होते हैं, गर्म होते हैं, वो भी डायरेक्ट आएंगे, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। और ये जो हमारे सिंगल सेल्ड एनिमल्स हैं वो उस चीज को फेस नहीं कर पाएंगे, जिनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं, वो उसको फेस नहीं करेंगे और वो यहाँ से विलुप्त हो जाएंगे। अगर वो विलुप्त हो गए तो उसके कारण जो हमारी सी की फूड चेन है, समुद्र की इतने जीव जंतुओं की, वो टूट जाएगी और हमारा इकोसिस्टम एकदम से लड़खड़ा जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा, जिसके कारण हमारे सामने बहुत ज्यादा ड्रास्टिक रिजल्ट्स आएंगे। उनसे बचना है तो हमने इन छोटे छोटे जो सिंगल सेल्ड एनिमल्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, उनको बचाना होगा, और वो ही कितने बड़े हमारे लिए हेल्पफुल होंगे जो दिखेंगे नहीं। तो अमेजिंग डिस्प्ले ऑफ फूड चेन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर के अंदर जो होल हमारा बढ़ता जा रहा है, वो डिप्लीट हो रही है, विनाश हो रहा है, वो हमारे क्या कर रहा है, उस फूड चेन को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, और ये नुकसान उनके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अफेक्ट द ग्लोबल कार्बन साइकिल, उसके कारण जो कार्बन एमिशन है वो भी बढ़ रहा है और वो कहीं ना कहीं अर्थ के टेम्परेचर को राइज होने में हेल्प कर रहा है। टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसलिए यहाँ पे अफेक्ट दिया गया, प्रभाव दिया गया है, स्ट्रेस दिया गया कि वी शुड टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स इफ वी वांट टू मेक द ह्यूज थिंग्स, बिग थिंग्स। अगर हम बड़ी बड़ी चीजों को ठीक करना चाहते हैं तो हमने पहले छोटी छोटी चीजों को ठीक करना होगा। छोटी छोटी चीजें ठीक होते होते बड़ी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, हम छोटी छोटी ब्रिक्स, ईंटों को लगाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर वो प्रॉपर तरीके से अरेंज की जाती हैं तो एक स्काई स्क्रैपर, गगनचुंबी इमारत हम खड़ी कर सकते हैं। इसी प्रकार छोटी छोटी चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो बड़े से बड़ी समस्या से हम निजात पा सकते हैं। लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, वर्क ऑन द ओशियन। जब वो आ रहे हैं तो 65.55 डिग्री के ऊपर उन्होंने ओशियन के ऊपर चलने का मौका मिला, क्योंकि वहां पे बर्फ की इतनी बड़ी बड़ी आइस शीट है जो जमी हुई है, उसके ऊपर चलने का जब मौका मिला तो उन्होंने देखा कि उनके पांव के नीचे जो लाइफ है दैट इज कंटिन्यू, कि वहां पे वेल्स वगैरह हैं और जो सी क्रिएचर हैं उस आइस शीट के नीचे अपने जीवन यापन को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों में बड़े बड़े पेड़ों के नीचे हमारे डॉग्स वगैरह या दूसरे एनिमल्स बैठ जाते हैं, और पेड़ के ऊपर से अगर हम देखेंगे तो पेड़ के ऊपर हम भी बैठे रह सकते हैं और जीव जंतु भी रह सकते हैं, और नीचे भी वो प्रोसेस चल रहा होता है। इसी प्रकार जब वो आइस शीट के ऊपर चल रहे हैं तो उस मोटी आइस शीट के नीचे लाइफ यों की यों कंटिन्यू है। लेकिन जब वो घर पे आई तो उसके दिमाग के अंदर एक चीज घर कर गई कि पहले
अंटार्कटिका कैसा था अब कैसा है, लेकिन हमारे रिजल्ट के कारण अगर अंटार्कटिका ने जो एक सर्कल पूरा करना होता है वो सर्कल कंप्लीट कर दिया, सपोज कीजिए यहाँ से चले और वो यहाँ आया हुआ है, अब ग्लोबल वार्मिंग हद से ज्यादा बढ़ जा हुआ है, इसे मेल्ट हो जाए तो अंटार्कटिका वैसे का वैसा नहीं हो जाएगा। और अगर इतना गर्म टेम्परेचर हो गया तो डायनासोर जब वहां पे नहीं टिक सके नहीं रुक सके, उसके कारण नेचुरल जो चेंजेस थे उनके अकॉर्डिंग वो अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाए तो एक्सटिंक्ट हो गए। तो इंसान की क्या औकात जो यहाँ पे सरवाइव कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा। इसलिए इंसान के लिए एक सबसे बड़ा खतरा उसने बताया है कि अगर इंसान अभी जाग गया तो ठीक है, नहीं तो उसका भी अर्थ से जाना होगा। Like dinosaurs, he has to make a void for the next coming thing. We do not know what will be there. इसलिए स्टूडेंट्स वहां पे जाके हम पास तो किससे, जो वहां पे कार्बन सेट्स जमा हो रखी हैं, दबी हुई हैं, उनसे पास्ट के बारे में, प्रेजेंट हम देख ही रहे हैं क्या हाल चल रहा है, कितनी गति से वो मेल्ट हो रही हैं, और फ्यूचर उसे पता चल रहा है कि ये गति ऐसे ही रही तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। इसलिए स्टूडेंट्स एट लास्ट आई वुड लाइक टू से टू यू विद द हेल्प ऑफ द कम्प्लेट कि ऐ इंसान क्यों तू नेचर से लड़ता है, ऐ इंसान क्यों तू नेचर से लड़ता है, इससे तेरा नाता है, ये तो तेरी माता है, जितने भी हैं जीव जंतु वो सब उन सब का तू बड़ा भराता है। और ऐ इंसान तू जाग जा, मेरी बात को मान जा, ना तो तेरे को भी उन डायनासोर के साथ जाने का बना लिया रास्ता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।